नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले 2 दिन भारी बारिश रहने की आशंका जताई जा रही है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो देहरादून में आज बारिश की संभावना जताई गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। तो अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में देहरादून में भी आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता दें कि देहरादून में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश अगले 2 दिन रह सकती है प्रदेश में। इसके अलावा आपको बता दें कि भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अगले 2 दिन भारी बारिश रहने की आशंका है। पर्वतीय इलाकों में ये बारिश हो सकती है और देहरादून में भी आज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन किन जिलों में जो है वो भारी बारिश रहने की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल जागृति, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में जो मानसून की दस्तक है वो लगातार सक्रिय है और इसी सक्रियता के चलते मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया जाता है उसी पर राज्य सरकार का आपदा कंट्रोल रूम और उसके बाद उस पर एडवाइजरी जारी होने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के तमाम जिलाधिकारियों को सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है कि मौसम विभाग के फोरकास्ट पर पूरे तरीके से नजर बनाकर रखें। और इसीलिए 24 घंटे की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो मौसम केंद्र देहरादून ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली के अलावा पिथौरागढ़ जो क्षेत्र है, जो जिले हैं, यहाँ पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और येलो अलर्ट घोषित किया गया है, जिसका सीधा मतलब है राज्य आपदा कंट्रोल रूम के जरिए सभी जिलाधिकारियों को और जिला आपदा कंट्रोल रूम को निर्देशित किया गया है कि नदी किनारे जो नदी नाले जो गाड गदेरे हैं जो उफान पर आ जाते हैं, वहां पर खतरे के निशान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में किसी भी पर्यटक को या आम स्थानीय नागरिकों को या स्कूली छात्र छात्राओं को नदी नाले घाट गदेरों में न जाने दिया जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना होने से पहले ही उस पर एहतियात बरता जाए। इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और जो 24 घंटे बाद का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है और जो 2000 फीट से ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जागृति जी बिल्कुल, श्रीनिवास जी आप बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ जुड़ेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिन तक भारी बारिश रहने की आशंका जताई जा रही है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, जो कांवड़ यात्रा को लेकर टी स्टॉल सजा दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा होने जा रही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टी स्टॉल सजाए जा चुके हैं। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और 2 साल के बाद इस बार कांवड़ यात्रा हो रही है। किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल जागृति, देखिए कोविड काल के बाद जिस तरीके से हालात धीरे धीरे सामान्य हुए हैं और उसमें लोगों में उत्साह का संचार भी हो रहा है, प्रशासनिक इकाइयां बड़ी तेजी के साथ काम भी कर रही है। राज्य सरकार की ओर से बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक करने के साथ ही उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और राज्य के डीजीपी को सीधे तौर पर कहा था कि तमाम राज्यों से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए कांवड़ यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया जाए। उसी कड़ी में डीजीपी की ओर से पुलिस जो अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अलावा दिल्ली,
के तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे थे। कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े थे, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि ऊंची आवाज में जो डीजे है उसको बजाने में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक भावनाएं भड़काने के रूप में जो कार्रवाई की जाती थी उसको पहले ही जो नाके बने हुए हैं उन नाकों पर ही, चेक पोस्ट पर ही उनको रोक दिया जाएगा और उनको अलर्ट कर दिया जाएगा कि जो कांवड़ यात्रा है सुव्यवस्थित किस तरीके से, किस रूट प्लान के तहत कार्य करेगी। और 14 तारीख से, क्योंकि कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत है, ऐसे में आज हरिद्वार में भी एक महत्वपूर्ण बैठक है जहां पर पुलिस के आला अधिकारी बैठक करेंगे और बैठक में रूट फाइनल करेंगे। रूट फाइनल के साथ ही जो कांवड़ यात्रा के लिए, जल भराव के लिए हर की पैड़ी क्षेत्र में कांवड़िए पहुंचेंगे, उनको तमाम जानकारियां नारसन रुड़की बॉर्डर पर ही दी जाएगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके और किसी प्रकार का उन्माद पैदा ना हो सके। सामंजस्य बिठाए हुए इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जो कांवड़िए जब पहुंचेंगे तो पहला जत्था जब कांवड़ियों का हर की पैड़ी पर जल भरेगा उस दौरान उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। इसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार ने कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के बाद कोविड काल का जो दौर धीरे धीरे खत्म हुआ है। हालांकि कोरोना का जो ग्राफ है वो खत्म तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अब लोगों के रोजमर्रा के काम पहले की तरह क्रियान्वित हो रहे हैं। और इसी कड़ी में कांवड़ियों की जो यात्रा है, जो कांवड़ियों के लिए लगाने वाले स्टॉल है, जो लगाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस की व्यवस्था है, और इस बार खास बात यह है कि मानसून सीजन को देखते हुए भी, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश ज्यादा हो रही है, नदियां खतरे के निशान को पार कर रही है, तो ऐसे में जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की भी एक टुकड़ियों को तैनात किया गया है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं या कोई जानकारी मिलती है तो वहां पर पुलिस पहले से अलर्ट मोड पर रहेगी। जी बिल्कुल श्रीनिवास जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जुड़ेंगे वापस। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान जारी है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 338 व्यक्तियों के चालान किए जा चुके हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से रोक लगा दी गई थी, तो नगर निगम ने 88,000 रुपए जुर्माना अभी तक वसूल चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान, तो अब तक 338 व्यक्तियों के चालान किए जा चुके हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से रोक लगा दी गई थी और नगर निगम ने 88,000 रुपए जुर्माना भी इस पर वसूला है। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्ट्रीट हेड श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई व्यापारी ऐसे हैं जो अभी भी इसका इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक व्यवस्था का पार्ट है। इससे पहले भी इस पर एक बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई थी, एमएलए, नगर निगम और नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा की गई थी। लेकिन उसी कड़ी में जब तक जन जागरूकता नहीं बढ़ेगी, यानी आप कैरी बैग लेकर के घर से नहीं जाएंगे, चाहे आपको सब्जी खरीदनी है, राशन खरीदना है, या दुकानों में जाना है, कपड़ों की दुकान में जाना है, अगर आप स्वतः नहीं जाएंगे तब तक ये व्यवस्था पूरी रूप से साकार नहीं हो पाएगी। हालांकि नगर निगम देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 388 लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध उत्तराखंड में लगा दिया गया है, जिसमें नगर पंचायत, नगर प्रशासन के अलावा जिला पंचायत के अलावा जो जिला मुख्यालय में जिला प्रशासनिक इकाइयां हैं, जिलाधिकारियों के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न होने पाए। अगर होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके अलावा जो जिला प्रशासनिक इकाई ने एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया है, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत इस प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में मिलती है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसे में अब तक तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास का जुर्माना वसूला गया है, जिसमें 388 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार की व्यवस्था अच्छी है, प्रशासनिक गतिविधियां अच्छी हैं, लेकिन जब तक जन जागरूकता पूर्ण रूप से नहीं होगी, कैरी बैग लेकर आप जाएंगे नहीं, और जब तक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाती हैं उनके चालान नहीं होंगे, वहां से अगर उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा तो इसी तरीके से एक दो चालान लगातार होंगे और पूर्ण रूप से इसको सफल करार देना अभी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल श्रीनिवास जी, और ऐसे में वो लोग भी इस के बराबर जिम्मेदार हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ व्यापारी ही नहीं, वो लोग भी जो खुद कैरी बैग लेकर नहीं जाते और उसके बाद दुकानदार से जो है प्लास्टिक पॉलिथीन की डिमांड करते हैं। बिल्कुल, देखिए जन जागरूकता किसी भी
कार्यक्रम को या किसी भी योजना को पहुंचाना, लोगों तक जागरूकता के माध्यम से पहुंचाना और उसके सकारात्मक परिणाम निकल सके, उसके लिए जागरूकता अभियान ज्यादा जरूरी है। केवल नगर पंचायत या नगर निगम या जिला पंचायत के अधिकारियों या जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करने भर से ये मामला सॉल्व नहीं होने वाला है। इसमें जन जागरूकता की आवश्यकता है। जब घरों से लोग बाहर निकलेंगे, सब्जियां खरीदने के लिए पहुंचेंगे, राशन लेने के लिए पहुंचेंगे, कपड़ों की दुकान में पहुंचेंगे, तो वो अपना कैरी बैग साथ में ले जाएंगे। इसके लिए उनको मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाने होंगे सरकार को, प्रशासन इकाइयों को, कि ताकि लोग इसके लिए जागरूक हो सके और इसको अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझ सकें। उससे भी बड़ी बात यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो बच्चों में है, आदमियों में है, जानवरों में है, मवेशियों में, उसके क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। जब तक उस पर एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा तो लोग पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो पाएंगे। केवल तख्ती या बैनर या बोर्ड लगाने से लोग जागरूक नहीं होंगे और योजना सफल नहीं हो पाती है। जी श्रीनिवास जी, आपके साथ जुड़ेंगे वापस, और फिलहाल रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तो बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अब फिल्म सिटी बनाई जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में बनेगी फिल्म सिटी। तो वहीं आपको बता दें कि स्थान चयन की कवायद शुरू हो चुकी है। विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने विभाग की बैठक ली है। फिल्म सिटी में होगी कई तरह की सुविधाएं, तो फिल्म शूटिंग एवं प्रोडक्शन की सुविधाएं होंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे देहरादून से, उत्तराखंड में बनेगी फिल्म सिटी। तो स्थान चयन की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, उत्तराखंड निवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक बेहद ही अच्छी खबर सामने आ रही है। अब उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनने जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, देखिए उत्तराखंड सरकार लगातार ये चाहती है कि सरकार द्वारा जो लोकहित के फैसले लिए जाते हैं वो अति छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। सिर्फ एक वर्ग या एक समुदाय को लाभ देना मकसद सरकार का नहीं है, बल्कि हर प्रकार की क्रियान्वित गतिविधियां, चाहे वो व्यापारिक हो, व्यवसायिक हो, कारोबारी हो, वो तमाम गतिविधियां उत्तराखंड में भी संचालित हो। उत्तराखंड सरकार को भी उसका राजस्व मिल सके, लेकिन इसके अलावा लोगों को रोजगार के रूप में उसका लाभ मिल सके। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी फिल्म सिटी बनाने के लिए जो फिल्म ट्रेनिंग सेंटर है, उन्हीं ट्रेनिंग सेंटरों के जरिए लोगों को जानकारी मिल सके, लोग उन ट्रेनिंग सेंटर के जरिए जानकारी जुटा करके उत्तराखंड में भी आवेदन कर सके और आवेदन करने के साथ उसका लाभ युवाओं को, प्रशिक्षित बेरोजगारों को मिल सके। ये कोशिश लगातार यहाँ पर राज्य सरकार की है। इसी कड़ी में विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार ने महत्वपूर्ण बैठक सूचना विभाग के अधिकारियों के ली है और उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो योजनाएं प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और फिल्म सिटी के रूप में उत्तराखंड को विकसित किया जाए, ताकि जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हैं, वो उत्तराखंड में आकर के एक अच्छे वातावरण में यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग कर सकते हैं, यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जहां खबर देहरादून से है, जहां सहसपुर में 15 जुलाई को केंद्रित रसोई का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। तो अक्षय पात्र रसोई से प्रतिदिन 35,000 स्कूली विद्यार्थियों को पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत भोजन परोसा जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बनने वाली ये किचन देश की 63वीं किचन होगी। इससे पहले 62वें अक्षय पात्र किचन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में किया था और पहले चरण में सहसपुर और विकासनगर क्षेत्र के 120 स्कूलों के 15,000 बच्चों को भोजन मुहैया करवाएगी। फिर अगले चरण में 400 स्कूलों में शुरू कर दिया जाएगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 जुलाई को केंद्रित रसोई का उद्घाटन किया जाएगा। प्रथम चरण में जो अगस्त में शुरू हो रहा है 23,000 बच्चों के लिए होगा, गदरपुर और देहरादून मिला के। गदरपुर और कुल मिला के 192 स्कूल्स में, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, मद्रासों में भी चलेगा। कुल मिला के 192 स्कूल्स में 23,000 बच्चों के लिए लगभग प्रथम चरण में होगा। आगे जाते हुए 2-3 साल में कुल मिला के 2.5 लाख बच्चों का खाना खिलाने का टारगेट है हमारा। उत्तराखंड में बीते मंगलवार से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। शिक्षा महानिदेशालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर राज्य में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अब बच्चों के नए भविष्य का निर्माण होगा। नौनिहालों को वो हर चीज मिलेगी जो उनके संपूर्ण विकास के लिए जरूरी होगी। SCERT ने पाठ्यक्रम को तैयार किया है और इसके साथ ही उत्तराखंड
NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आपको बता दें कि भारत की वर्तमान शिक्षा नीति में संशोधन करके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति आई और आज उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर आज बाल बाटिका और नई शिक्षा नीति का यहाँ पर लागू हो गई है, नई शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है, जहाँ पर हमारा भौगोलिक रूप से प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे सभी आने वाले जो नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी के भविष्य का एक नव निर्माण होगा, उनके एक भविष्य का निर्माण होगा और आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करके वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। स्कूल वाले प्री नर्सरी जो क्लासें चलाते थे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बाल बाटिका के चलेंगे और बहुत सुंदर बाल बाटिका बनाएंगे ताकि प्राइवेट में जो बच्चा हमारा जाता है पढ़ने के लिए वो भी सरकारी स्कूलों में आकर्षण हो, हमारे स्कूलों में आए। और शिक्षा विभाग जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको प्रशिक्षण देने का भी काम किया जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि आज 95 के 95 ब्लॉकों में इसकी शुरुआत हुई है और 1 महीने में लगभग हम सभी स्कूलों में इसको शुरू कर देंगे और प्रथम चरण में लगभग 4,500 स्कूलों में हम बाल बाटिका। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई शिक्षा नीति का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इसके साथ ही उत्तराखंड NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नई शिक्षा नीति को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला ने विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के महानिदेशक से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा विद्यालय शिक्षा महानिदेशक ने। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और यह देश का पहला राज्य बन चुका है। इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय शिक्षा के महानिदेशक बंशीधर तिवारी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर किस तरीके से देखते हैं नई शिक्षा नीति को आप? देखिए जो नई शिक्षा नीति है काफ़ी विचार विमर्श और सुझावों के बाद लागू की गई है और पुरानी नीति से अलग हटते हुए कई वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए इसमें काफ़ी व्यापक बदलाव किए गए हैं। और इसमें आप देखेंगे तो जो हमारी जो प्री स्कूलिंग है, प्री प्राइमरी स्कूलिंग है, उसको भी इसमें समावेश किया है। जो हमारी लोक भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं जिनको आप कह सकते हैं, जो स्थानीय परंपराएं हैं, उनको संरक्षण की बात इसमें कही गई है। जो हमारी वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है, पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी हम बच्चों को दे सकें। तो कई मामलों में ये काफ़ी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बनाई गई है और काफ़ी अच्छी है। सर अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए, बोर्ड की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए भी कुछ प्रावधान रखा गया है इस बार, वो क्या है? वो हमने पृथक से किया है कि जो हमारे अटल उत्कृष्ट के बच्चे थे और अनुत्तीर्ण हो गए थे तो उनको हमने ये अनुमति दी है कि अगर वो चाहें तो हमारा जहाँ रामनगर बोर्ड है, रामनगर बोर्ड में अपना वो प्रवेश ले सकते हैं। उसके लिए हमने उनको अनुमति दी है। सर कुछ पैटर्न में भी बदलाव हुए हैं क्या? जिस तरीके से पहले सिर्फ कक्षा 4-5 को एक पैटर्न में रखा जाता था, फिर 6 के बाद 8 तक, फिर 9, 10, 1 और 10, 12, और इस बार क्या बदलाव हुए हैं उसको लेकर नई शिक्षा नीति में? वो मैं समझ गया आपका कहने का आशय है। जो हमारी प्री स्कूलिंग है उसको 3+2 में डिवाइड किया है। जैसे पहले कक्षा 1 में हम जब प्रवेश लेते थे तो सामान्यतः हमारी उम्र 5 वर्ष होती थी। अब हमने उसको प्री स्कूलिंग में 3+2 कर दिया है कि जैसे 3 वर्ष का बच्चा है तो उसको हम बाल वाटिका में प्रवेश दे सकते हैं। ठीक है। अब बाल वाटिका में फिर वो 2 साल का प्रवेश करेंगे, 3 साल की पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो कक्षा 1 में आते आते वो 6 वर्ष में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो कक्षा 1 के पहले की जो बच्चे की उम्र है 3 साल से एबव वाली, उसमें हम उनको बेसिक जो मूलभूत भाषा है, मूलभूत गणित है और कई तरह की जो चीज़ें हैं, आकृति है, रंग है, डिजाइन है, उसको पहचान करना, उसको उसमें समाहित किया गया है।
यानी कक्षा S में प्रवेश के पूर्व ही बच्चे की एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी होगी जो उसके कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। लेकिन सर ये चीज़ तो आंगनबाड़ी में भी होती थी। हाँ, आंगनबाड़ी में होती थी, लेकिन वो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं था। वो आंगनबाड़ी बेसिकली क्या है कि वहाँ पर पुष्टाहार देना, बच्चों की देखभाल करना, केयरिंग करने का था, खेलने का था। शिक्षा से उसको अब शिक्षा नीति में जोड़ा गया है, जिसका नाम बाल वाटिका, जिसका हमने बाल वाटिका, पूरे देश में बाल वाटिका इसका नाम दिया गया, हमने भी बाल वाटिका दिया। सर अब क्या जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके तहत सब्जेक्ट्स में भी बदलाव किए जाएंगे, या फिर जो उनके चैप्टर में कहा जाए तो एक विभाग होता था, जैसे कि पूरा एक कह सकते हैं कि पैटर्न होता था, उसमें भी क्या बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि बदलाव उसमें काफ़ी व्यापक स्तर पे है। जैसे जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन में स्थानीय भाषा में भी हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कई पुस्तकें हैं जो बच्चों को हम देते हैं, उसको हमने कुमाऊनी, गढ़वाली, है ना, गुरमुखी, उसमें हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। कैबिनेट ने दिया है 5 भाषाओं में, हम स्थानीय भाषाएं उसमें उनका अनुवाद कर रहे हैं, और वो हमारा काफ़ी हद तक हो गया है। SCERT उसको वेट कर रहा है, तो उसको हम ले जाएंगे। कहने का आशय क्या है कि जो स्थानीय भाषा या मातृभाषा है उसके संरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। जैसे आप देखते एक आम शिकायत है कि बच्चे या नई पीढ़ी जो है अपनी मूल भाषा को भूल रही है ना, लेकिन ये उसके संरक्षण का कार्य करेगी। एक तो ये बदलाव किया गया है। दूसरा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम उसको शुरू किया गया है। जैसे मैंने बताया, पढ़ाई के साथ साथ हम उसमें कोई शिल्प संबंधी ऐसी व्यवस्था पढ़ाई कराएंगे, जैसे किसी को प्लम्बिंग की पढ़ाई करनी है, किसी को कंप्यूटर की करनी है, किसी को इलेक्ट्रीशियन की करनी है। तो इस तरह के जो हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं उसको भी इसमें समाहित किया गया है कि शिक्षा जो है वो रोजगार परक हो। तो इस तरह के बदलाव किए गए हैं जो निश्चित रूप से व्यापक परिवर्तन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा, विद्यालय शिक्षा के महानिदेशक बंशीधर तिवारी, जिनका कहना है कि अब नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषाओं का भी विकल्प रखा गया है। साथ ही साथ बाल वाटिका का भी नया शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत बच्चों को अब पढ़ाया भी जा सकेगा, और साथ ही साथ नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम का भी इसमें उपयोग किया जा रहा है। गगनदीप सिंह के साथ मैं हिमांशु बरमूला, हर खबर। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में सड़कें बदहाल स्थिति में है, जगह जगह पर मार्गों पर गड्ढे हैं। भारी बारिश के कारण सभी मुख्य सड़कें कॉलोनियों में पानी भरने के कारण जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नैनीताल रोड जैसे मुख्य मार्ग पर 2 फुट से अधिक पानी भर गया है और मानसून की सभी तैयारियां विफल साबित हो गई हैं। जल निकासी की व्यवस्था करने में भी स्थानीय प्रशासन नाकाम रहा है। साथ ही कहा कि हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बढ़ती ही जा रही है और धमकी देते हुए कहा कि 10 दिनों के अंदर अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, ये तो सोचने का विषय है ना कि किस प्रकार से आप अघोषित बिजली कटौती कर रहे हैं। बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, अगर आपने बच्चों को बताया होता या परिवारों को पता होता या पूर्व में जानकारी होती कि साहब इतने बजे से इतने बजे तक बिजली नहीं रहेगी, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट करके पढ़ाई कर सकते थे। कोई पढ़ने वाला बच्चा पढ़ते समय उसके बिजली चले जाए, आज वो जमाना नहीं रहा कि मोमबत्ती के नीचे बच्चा पढ़ के कर पाएगा। मुश्किल है, आज परीक्षाएं कठिन हो गई हैं। जो प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य को पटरी पर लाने के लिए सरकार नई पहल शुरू कर दी है ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। 6 सदस्यीय कमेटी अल्मोड़ा पहुंची और विभिन्न सरकारी अस्पतालों का मुआयना किया। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर्स के साथ चर्चा की और विभाग के अधिकारियों ने कमेटी के सामने स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को रखा। इन समस्याओं का रिपोर्ट कमेटी सरकार के समक्ष रखेगी ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सके। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। PSC लेवल पे हम जाएंगे, CSC लेवल पे जाएंगे। वेलनेस सेंटर गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो स्टार्ट कर रखे हैं, तो हमारे मानकों के अनुसार IPHS मानक हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड हमने डेवलप कर रखा है भारत सरकार ने, जो कि उत्तराखंड सरकार भी उसको फॉलो करती है। किन्हीं कारणों से अगर हमें गैप मिलता है, गैप मीन्स
जो हमारे स्टैंडर्ड हैं और जो अवेलेबल हैं, ये दोनों के बीच में अगर कमी मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सशक्तिकरण के माध्यम से वो गैप को हम पूरा करेंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना। मुंबई